बच्चों, क्या हाल चाल। सब खैर, सब बढ़िया। तो बताओ, आज का क्या प्लान है। सर, आपने कहा था कि आज आप चैप्टर ख़त्म कर दोगे। ठीक है, आज मैं इस चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। ठीक है ना। ऐसे मैं बता दूं, आज इस चैप्टर समाप्त करने वाला हूं। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को ये चैप्टर कम से कम 8 से 10 नंबर का आता है, और हरियाणा बोर्ड वाले बच्चों को ये चैप्टर 4 से 6 नंबर का होता है। ठीक है, तो आप ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है, आप इसे लिख लें, क्योंकि तैयारी करने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि चैप्टर का वेटेज क्या है, चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। क्योंकि चैप्टर समाप्त होने जा रहा है, तो इसलिए मैं आप लोग को अब वेटेज बताया। पता है क्या होता है, अगर मैं पहले ही वेटेज बता देता हूँ ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो फिर करते नहीं। वो कहते हैं अरे यार 4 नंबर कह रहे हैं, 4 नंबर है तो 4 नंबर के लिए तैयारी कौन करेगा। हम तो नहीं कर रहे 4 नंबर की तैयारी, हम तो करेंगे 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन की तैयारी। इसलिए मैं पहले वेटेज नहीं बताता हूँ। अब क्योंकि आज चैप्टर समाप्त होने वाला है, तो मैं आज आप लोग को इसका वेटेज भी बता दिया। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों के ना कुछ क्वेश्चंस में डाउट भी थे, और उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया था और अपने डाउट्स पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, उसके बाद हम अपना आगे का चैप्टर करेंगे। एक क्वेश्चन और हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऐसा करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर ना 16 भी कर लेते हैं। और एक फॉर्मूला जो बच गया था, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया था कंज्यूमेबल गुड्स का, उसे भी हम आज कवर करेंगे और उस पर भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बाकी जो भी क्वेश्चंस बच जाएंगे इस चैप्टर में, आपके पास जो भी बुक हो, डीके गोयल हो, टीएस ग्रेवाल हो, एनसीईआरटी हो, चाहे जो भी चैप्टर बुक्स से आप पढ़ते हो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट होंगे तो मैं आपके डाउट्स पक्का क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और बिना समय गंवाए फिर हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपके सामने ये रहा बोर्ड, ये रही कॉपी, और अपने अपने कॉपी खोल लें, तैयार हो जाएं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 बाय हैदराबाद आर्ट्स क्लब वर एज अंडर 2005-6 5000, 2006-7 1,08,000, 2007-8 3,000. Additional information: total number of members 240, annual subscription 500, subscription outstanding on April 1st 2006 9,000. So the amount of subscription in income and expenditure account for the year ended 31st March 2007 and in the balance sheet as on that date. क्वेश्चन समझिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव्ड हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007, मतलब जो साल 31 मार्च 2007 को ख़त्म हो रही है, उस पूरे साल के दौरान हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। 31 मार्च 2007 को अगर साल ख़त्म हो रही है तो शुरू कब हुई होगी, एक साल पहले 1 अप्रैल 2006 को। तो 2006 से लेकर 2007 के बीच में हमें टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, 1,16,000। अच्छा, ये 1,16,000 टोटल रिसीव हुआ है। इस 1,16,000 में जो 5,000 है वो 2005-6 का है, मतलब 2005-6 में कुछ सब्सक्रिप्शन बकाया रह गई थी, वो 5,000 हमें मिली हुई है। और 2006-7 में ही जो 1,16,000 मिले, इसमें कुछ 2007-8 के लिए, मतलब हमें एडवांस मिला हुआ है 3,000 आगे आने वाले साल के लिए। तो इसे हमें बाइफर्केट करके पहले से दिखा रखा है कि 1,16,000 में से 2005-6 5,000 ये तो हमारा पिछला प्रीवियस ईयर का है जो मिला हुआ है अभी। 2007-8 का ये हमारे करंट ईयर का एडवांस हो गया, और 2006-7 1,08,000 ये जेन्युइन हमें इस साल के लिए मिला है। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 240, एनुअल सब्सक्रिप्शन 500।
पता है जब कभी ये बात दे दे ना, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन, हमारा काम आसान हो जाता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर 240, एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को गुणा करेंगे तो सब्सक्रिप्शन 2.67 की आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1,20,000। ठीक है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें कितनी मिली है, हमें मिली है 1,08,000। मिलना कितना चाहिए था, 1,20,000। देखिए 240 मेंबर हैं, एक एक मेंबर 500 रुपये देगा, तो 240 मेंबर, अगर एक एक मेंबर 500 देता है तो 240 मेंबर के टोटल बनते हैं 1,20,000। इसका मतलब ये हुआ कि सब्सक्रिप्शन के तौर पे हमें मिलना चाहिए था 1,20,000, लेकिन क्वेश्चन में 2006-07 के लिए हमें मिला है 1,08,000। इसका मतलब ये रहा कि 1,20,000 मिलना चाहिए लेकिन मिला 1,08,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ हमारा अभी भी बकाया रह गया है। कितना बकाया रह गया है, हम क्या करेंगे, 1,20,000 में से 1,08,000 को हम माइनस कर देंगे, तो आउटस्टैंडिंग फॉर 2.67 हमें मिल जाएगा कितना, 12,000। ठीक। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कितना डालेंगे, देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम की तरफ सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का 1,08,000 और आउटस्टैंडिंग 2,067 की आउटस्टैंडिंग हमारी आ गई 12,000, वो ऐड कर देंगे तो 1,20,000। बात समझ में आ गई कि अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर देगा, मैं दोबारा दोहराऊँ, अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर देगा तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर 240 है, एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब्सक्रिप्शन उस साल की आ जाएगी। सब्सक्रिप्शन यहाँ आ गई, जितना रिसिप्ट एंड पेमेंट में होगा उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारी सब्सक्रिप्शन निकल के आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग निकल के आ जाएगी। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, हमारा पिछला जो बैलेंस था, देखिए क्वेश्चन पिछला कितना बैलेंस था, यहाँ दिया होगा, लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2006। देखिए प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग हमें दे रखी है 9,000, मिली है 5,000, बकाया कितनी थी 9,000। तो जो 9,000 थी ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखिए यहाँ पर 12,000 तो इस साल का बकाया रह गया, और इस 9,000 में से सिर्फ 5,000 ही मिला है हमें। पिछला 1 अप्रैल 2006 को बकाया था, तो मतलब 2005-06 का बकाया होगा। 2005-06 का बकाया 9,000 था, लेकिन हमें रिसिप्ट कितना हुआ 5-6 का, 5,000। तो हम क्या करेंगे, 9,000 में से 5,000 को माइनस कर देंगे, 4,000 ये, तो 12,000 प्लस 4,000 टोटल हमारा बैलेंस शीट में आ जाएगा कितना, 16,000। तो बात समझ में आ गई। इसको मैं शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप कीजिएगा, एक ट्रिक अपनाइए। जब कभी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और एनुअल सब्सक्रिप्शन देगा ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ इसे लिख करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और एनुअल सब्सक्रिप्शन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अगर ये अलग अलग ईयर में दे रखा होगा तो जो करंट ईयर होगा, इस ईयर एंडेड से हम पहचान लेंगे 31 मार्च 2007 है, तो 2006-07 हमारा करंट ईयर है। करंट ईयर अधिकतर बीच में ही होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो अमाउंट आई होगी इसमें से ये बीच वाली जो अमाउंट है 2006-07 की, ये बीच वाली अमाउंट, इसे माइनस कर लेंगे। इसे माइनस करने से हमारा क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, और इस आउटस्टैंडिंग बस इतना ही करना है। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितना हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा और जितना ही आउटस्टैंडिंग, इन दोनों को ऐड करके हम दिखा देते हैं। ठीक, बैलेंस शीट में जितना प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन बकाया रहता है इसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जितना ये हमारा आया हुआ है ये, और अगर पिछला अब भी कुछ बकाया रह गया तो उस दोनों को हम ऐड करके दिखा देते हैं। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 12। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा पूछ सकते हो मेरे से। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 13 की, चलिए पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द additional information given below, compute the amount of income from subscriptions and so as how they would appear in the income and expenditure account for the year ending 31 मार्च 2007 and the balance sheet on that date। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, और इसमें भी अच्छा ध्यान से देखिए, इसमें भी 3 साल दे रखा है ना, तो जो बीच वाली होगी ना, मिड वाली, ये हमारी करंट ईयर होगी 2.67 दे रखे ना, 31 मार्च 2007 अगर एंडिंग है तो हमारा 67 ये हमारा करंट ईयर होगा 60,000। तो हमारा मतलब मेन मतलब होगा इनकम एक्सपेंडिचर के लिए ये बीच वाली रकम। ठीक है,
एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2006। 31 मार्च 2006 का मतलब ये तो 31 मार्च 2007 है, तो 2006 हमारा प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है 10,000। तो जाहिर सी बात है अगर प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग 10,000 है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट की तरफ हम कितना लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 10,000। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2007 25,000 है, ये टोटल 25,000 है। 10,000 हमारा पिछला बकाया था, इसमें से हमें रिसिप्ट कितना हुआ है, ये रहा 5-6 का, सबसे पहले यही दिया होता है। 10,000 बकाया था तो पिछला रिसिप्ट कितना हुआ 7,000। अगर 10,000 बकाया था, 7,000 रिसिप्ट हुआ है, मतलब 3,000 तो अब भी बकाया है। ये 3,000 हमारा इस टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस साल के बकाया में दिख रहा होगा। इस 25,000 में ये 3,000 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 25,000 में से ये 10,000 माइनस 7,000 जो 3,000 है उसे हम माइनस कर लेंगे। जितना आएगा 25,000 में से 3,000 माइनस करेंगे कितना आएगा 22,000। ये 22,000 हमारा करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आ जाएगी। ध्यान से देखिए, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2007 का कितना है 25,000 है। हम लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2006 को 10,000 में से जितना हमें रिसीव्ड हुआ 7,000। 10,000 में 7,000 माइनस कर लिया, हमारा 3,000 अब भी बकाया है, पिछला अब भी बकाया है, वो पिछला 3,000 इसमें इंक्लूड होगा, तो इन 25,000 में से पिछला बकाया 3,000 को माइनस कर लेंगे, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2.67 मतलब करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आ जाएगी। जाहिर सी बात है, देखिए इस साल का टोटल बकाया 25,000 है, इस साल का टोटल बकाया 25,000 है। इसको ना एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कि 500 रुपये आपकी फ़ीस है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 500 रुपये आपकी फ़ीस है। चलिए मैं ना कागज़ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए किसी स्टूडेंट की फ़ीस 500 रुपये है पर मंथ की, ठीक है, और उसने मुझे अप्रैल की फ़ीस नहीं दी, अप्रैल की फ़ीस नहीं दी, मई में भी फ़ीस नहीं दी, तो जून के शुरू में इसके ओपनिंग में जो आउटस्टैंडिंग मतलब हम कितना फ़ीस कहेंगे 1,000 रुपया बकाया है, इसमें से हमें रिसीव्ड हो गया, मान लीजिए कि उसने 800 रुपये हमें दे दिया। अच्छा, ये 1,000 रुपये जो बकाया है ये तो अप्रैल और मई का है, ये 1,000 रुपये बकाया है, ये 800 रुपये तो पिछला 1,000 बकाया में से मिला है। जून की फ़ीस भी तो लगेगी भाई मेरे, मान लीजिए कि जून की जो फ़ीस है उसमें से मात्र हमें 400 मिले, तो 100 रुपये यहाँ भी बकाया रह गया। अब टोटल बकाया की अगर हम बात करें तो टोटल बकाया कितना हो जाएगा हमारा, 1,000 में से 800 मिले हुए हैं तो 200 यहाँ पर बकाया रह गया और 100 रुपये यहाँ बकाया रह गया, तो टोटल हमारा 300 बकाया रह गया। अब मान लीजिए कि अगर मैं आपको पहले से बता दूं कि 300 बकाया है और पिछला 200 है, तो इस साल का बकाया कैसे निकाल लोगे, जाहिर सी बात है टोटल 300 बकाया है और पिछला 200 बकाया है, तो इस साल का बकाया 300 में से 200 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा इस साल का बकाया, ठीक है। इसी प्रकार हमें प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग दे रखी है, हमें प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग दे रखी है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग में हमें कुछ रिसीव्ड भी हुआ है, ठीक। अच्छा, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी रखी है और कितने रिसीव हुआ है, ध्यान से देखिए। प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग ये ना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कहाँ गया, ये रहा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2006 कितने हैं 10,000, तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग हमें दे रखी है 10,000 और इनमें से हमें रिसीव कितना हो रहा है 7,000, तो ये रहा, हमें रिसीव हो गया 7,000। तो प्रीवियस ईयर के 10,000 में से 7,000 ही मिले हैं, तो इसका मतलब 3,000 तो अब भी बकाया है और टोटल बकाया हमें बता रखा है कि वो है 25,000, तो टोटल 25,000 में से ये 3,000 माइनस हो गया, तो इस साल का बकाया कितना आ जाएगा 22,000 रुपये। तो करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हम कितना लेके चलेंगे 22,000 रुपये। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए, अगर समझ में आ गया तो हम दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए तो क्या है क्वेश्चन, टोटल सब्सक्रिप्शन, टोटल आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में 25,000 था, तो हम इसमें से प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग अब भी बकाया है, 10 में से 7 मिला था तो 3 अब भी बकाया, उसे हटा देंगे तो 22,000 रुपये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2067, मतलब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आ जाएगी। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, रिसीव पेमेंट अकाउंट, मतलब ये जो बीच वाली अमाउंट होती 3 साल के दिए गए होते हैं, तो 3 साल वाले में जो बीच वाली अमाउंट होती है 67, ये करंट ईयर है ना 60,000, इसे लिख लेंगे रिसीव पेमेंट अकाउंट 60,000। अच्छा, इसमें इस साल का बकाया कितना है, इस साल का बकाया 22,000 रुपये है, तो इस साल का बकाया 22,000 भी हम ऐड कर लेंगे। और पिछले साल हमें कुछ एडवांस मिल चुका था, तो पिछले साल एडवांस मिला होगा तो वो भी तो इस बार दोबारा थोड़ी ना देगा, पिछले बार अगर एडवांस दे दिया है तो इस बार तो दोबारा देगा नहीं, तो इस बार के लिए हम क्या करेंगे, जो पिछला एडवांस दे दिया है उसको भी हम ऐड कर देंगे। पिछले एडवांस को हम प्रीवियस ईयर के एडवांस को ऐड करते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर के एडवांस को हम ऐड कर लेंगे, तो 60,000, 22,000 और प्रीवियस ईयर का एडवांस ये रहा ना, ये रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2006, 4,000, तो इस 4,000 को भी हम ऐड कर लेंगे, तो 60,000 प्लस 22,000 प्लस 4,000 कितना हो गया, 86,000। अब बैलेंस शीट में पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 10,000, एडवांस मिला था पिछले साल 4,000, इस साल की टोटल आउटस्टैंडिंग हमें पहले से दे रखी है 25,000, मतलब 3,000 पिछला बकाया और 22,000 इस बार का बकाया, टोटल 25,000, और इस साल का एडवांस है 5,000। ध्यान से देखिए, इस साल का एडवांस ये रहा, ठीक है। इसमें ये बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जब कभी ये 3 बातें दे ना, ये 3 बातें दे तो ध्यान रखिएगा, ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी जो कि हमें रिसीव्ड हो गई, ये करंट ईयर का रिसीव्ड है और ये करंट ईयर का एडवांस है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कभी भी, और जब भी हम करंट ईयर की रिसीव की बात करेंगे तो हम बीच वाला लेंगे, ठीक है, 60,000। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजधानी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1998। रिसिप्ट दे रखा है, बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड कितना दे रखा है, 4,000, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट 16,000, कैश इन करेंट अकाउंट कितना दे रखा है, 5200, तो कैमरा नज़दीक, टू सब्सक्रिप्शन 80,000, टू एंट्रेंस फीस 12,000, लाइफ मेंबरशिप 15,000, न्यूज़पेपर सेल किया है 200, कैंटीन कलेक्शन 4400, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 1600, और रिसीविंग पेमेंट अकाउंट का पेमेंट दे रखा है, स्टाफ सैलरी कितने देखिए 35,400, कैंटीन एक्सपेंस 3500, मिसलेनियस एक्सपेंस 800, इंश्योरेंस 2,000, टेलीफोन एक्सपेंस 4800, फर्नीचर परचेज 15,000, इन्वेस्टमेंट परचेज 46,000, बैलेंस सीडी दे रखी है, कैश इन हैंड, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट, कैश इन करेंट अकाउंट, ठीक है। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1997, 1998, तो ध्यान देखिएगा 1997 हमारी प्रीवियस ईयर हो गई, 1998 हमारी करंट ईयर हो गई। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो प्रीवियस ईयर की 7,000 और करंट ईयर की 5600, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर की 2,000, करंट ईयर की 2500, सैलरी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की 1200, करंट ईयर की 1800, इंश्योरेंस प्रीपेड प्रीवियस ईयर की 400, करंट ईयर की 500। प्रीपेड का भी मतलब एडवांस होता है, आप चाहो तो प्रीपेड की जगह अंडरलाइन करके यहाँ पर ब्रैकेट में एडवांस लिख लो, मतलब एडवांस में पेड किया हुआ है। फर्नीचर 10,000 दे रखा है पहले से ही, मतलब फर्नीचर क्योंकि एसेट है तो प्रीवियस ईयर का दे रखा, मतलब हमारी ओपनिंग वैल्यू है फर्नीचर की 10,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी 20,000 की हमारे पास पहले से पड़ी है। डेप्रिसिएट फर्नीचर, फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लगाना है बाई 20% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाई 30%, मतलब फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लगाना है 20% का और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 30% का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1998, 31 दिसंबर 1998 का, एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट डेट, और उसी डेट का आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया, आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को उतार लें, देखें क्या दिया हुआ है।
चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी बनाते हैं तो आप सबसे पहले लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1998, जो भी डेट दिया गया होगा वो डेट। 2 कॉलम बना लोगे एक्सपेंडिचर की, इनकम की, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट की तरफ एक्सपेंडिचर, क्रेडिट की तरफ इनकम, अमाउंट एंड अमाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। फिर क्या करेंगे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट की सभी बातें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट को इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट बना देते हैं और रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट को इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट बना देते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो है वो हम नहीं लिखते हैं, कुछ बातें हम नहीं लिखते हैं, उसका ध्यान रखेंगे हम। जैसे यहाँ से उतार देंगे बैलेंस बीडी, क्या इसे हम लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में? नहीं, बैलेंस बीडी कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा जाता। चलिए इसके बाद देखते हैं और क्या दिया बैलेंस बीडी के अलावा। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन लिखते हैं? जी हाँ, हम सब्सक्रिप्शंस लिखते हैं। डेबिट है, क्रेडिट की तरफ जाएगा सब्सक्रिप्शन। देखिए सब्सक्रिप्शन हमने इनकम में एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन लिख दिया। अमाउंट अभी नहीं उतारेंगे। एंट्रेंस फीस ये भी आ जाएगी, एंट्रेंस फीस हमने डाल दिया। लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं, ये लाइफ मेंबरशिप इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। न्यूज़पेपर सेल्स, हाँ ये आएगा, इसे हमने डाल दिया। कैंटीन कलेक्शन, हाँ ये भी आएगी, ये भी हमने डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, हाँ ये भी आएगा और ये भी हमने डाल दिया। तो इसके डेबिट के हमने पूरा क्रेडिट डाल दिया। अब इसके क्रेडिट को डेबिट में डालते हैं। स्टाफ सैलरी, ये आएगा स्टाफ सैलरी। कैंटीन एक्सपेंस, हाँ ये भी आएगी कैंटीन एक्सपेंस, कोई स्पेशल एक्सपेंस तो है नहीं। मिसलेनियस एक्सपेंस, ये भी आ जाएगी मिसलेनियस एक्सपेंस। इंश्योरेंस, ये भी आ जाएगी। टेलीफोन एक्सपेंस, ये भी आ जाएगी। फर्नीचर परचेज नहीं, एसेट है, एसेट परचेज करेंगे तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आती और बैलेंस शीट भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। चलिए अब हम देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सहारे इसका सहायता से हम इनकम एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस किसकी करनी होती है? यहाँ पर देखिए हमें सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है तो सब्सक्रिप्शन की हमें कैलकुलेशन करनी होगी, सैलरी की करनी होगी, इंश्योरेंस की, फर्नीचर की और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की। बाकी तो किसी की कैलकुलेशन करनी नहीं है, तो बाकी तो अमाउंट जो यहाँ लिखा है हम वही डाल देंगे। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, मैं कल भी इस बात को बताया था, मैं आज भी इस बात को बता रहा हूँ कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सभी आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में आते हैं, कुछ एक बातों को छोड़ के। कल मैंने लिस्ट बनाई थी, उन लिस्ट को ध्यान से देखिए कि कौन कौन सी बातें इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आती। बाकी तो सब कुछ आती है, बाकी उनको छोड़ के जो नहीं आती है उन सभी आइटम्स हम यहाँ लिख लेंगे, जिनकी कैलकुलेशंस करनी होगी। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होगा उसके अमाउंट को छोड़ के बाकी के अमाउंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे ये रहा स्टाफ सैलरी, यहाँ पर सैलरी का है कुछ कैलकुलेशंस, हाँ है, तो इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। कैंटीन एक्सपेंस, इसकी कोई कैलकुलेशंस है नहीं है, तो ये जितना है वो एज इट इज़ आ जाएगा। कैंटीन एक्सपेंस 3500 है, तो 3500 हम डायरेक्ट डाल देंगे कैंटीन एक्सपेंस 3500। मिसलेनियस एक्सपेंस, इसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो मिसलेनियस एक्सपेंस कितना है? 800 रुपये दिया हुआ है, तो 800 रुपये हम एज इट इज़ डाल देंगे। इंश्योरेंस, इसकी दे रखी है, हाँ दे रखी है, इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे उसके बाद डालेंगे। टेलीफोन एक्सपेंस दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो ये टेलीफोन एक्सपेंस जितना है 4800 ही दिया है ना, हाँ 4800, ये 4800 हम एज इट इज़ डाल देंगे। फर्नीचर, इसकी तो हमें कैलकुलेशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट आती नहीं है, बैलेंस शीट CD आती नहीं है। सब्सक्रिप्शन, ये तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर, तो सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करके डालेंगे। एंट्रेंस फीस ये यहाँ पर नहीं दिया, तो एंट्रेंस फीस तो हम एज इट इज़ उतार देंगे जितना दिया हुआ है। एंट्रेंस फीस कितना दिया हुआ है? 12,000 दे रखा है, तो हम भी एंट्रेंस फीस 12,000 उतार देंगे। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, ये तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। न्यूज़पेपर सेल्स ये आता है। अच्छा, कॉस्ट बुक वैल्यू दिया होता तो हम सेल को बुक वैल्यू से माइनस करते, बुक वैल्यू तो दिया नहीं है, डायरेक्ट न्यूज़पेपर सेल्स दिया हुआ है और न्यूज़पेपर्स के बारे में कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो जो भी यहाँ पर दिया है हम एज इट इज़ इसको उतार देंगे। न्यूज़पेपर सेल्स कितना दिया है? 200,
तो हम यहाँ उतार देंगे न्यूज़पेपर सेल्स 200। कैंटीन कलेक्शन 4400, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ हम लिख देंगे कैंटीन कलेक्शन 44। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 1600, यहाँ तो उसके बारे में भी कुछ भी नहीं दिया हुआ इंटरेस्ट के बारे में, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 1600 डाल देंगे। अब रही बात कैलकुलेशंस की, चलिए कुछ कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा उसके पहले ना बैलेंस शीट भी हम पहले से ही उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। हम बैलेंस शीट की फॉर्मेट बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 1997, कल मैंने बताया था कि 2 बैलेंस शीट बनेगी, एक ओपनिंग की एक क्लोजिंग की, मतलब एक प्रीवियस ईयर की और एक करंट ईयर की। तो देखिए प्रीवियस ईयर 31 दिसंबर 1997 है और करंट ईयर 31 दिसंबर 1998 है। तो प्रीवियस ईयर की 31 दिसंबर 1997 इसकी बनाएंगे हम। तो प्रीवियस ईयर में हम कुछ नहीं करना हो, तो बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर की ये वाली अमाउंट सारी, ये जो प्रीवियस ईयर की अमाउंट है 1997, ये एज इट इज़ उतार देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट की तरफ चली जाएगी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये लायबिलिटी की तरफ चली जाएगी 2000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2000। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1200, ये भी लायबिलिटी की तरफ चली जाएगी, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1200। इंश्योरेंस प्रीपेड 400, इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे कर दिया था। अच्छा अगर हम कोई भी चीज़ एडवांस में पे करते हैं तो हमारा एसेट होता है, तो ये रहा इंश्योरेंस प्रीपेड, ये रहा इंश्योरेंस प्रीपेड 400। फर्नीचर पहले से हमारे पास 10,000 की थी, तो फर्नीचर हम लिख देंगे यहाँ पर 10,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000, हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी लिख दिया 20,000। एक चीज़ और इसकी जो बैलेंस बीडी होती है वो भी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में चल जाएगी, मतलब प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में। क्या क्या, कैश इन हैंड 4000 हमने डाल दिया, कैश इन हैंड 4000। कैश इन डिपॉजिट अकाउंट 16,000, वो भी हमने डाल दिया, ध्यान से देख लीजिए। अच्छा कैश इन करेंट अकाउंट 5200, वो भी हम डाल देंगे यहाँ पर, करेंट अकाउंट 5200। ठीक है, अब कुछ की तो कैलकुलेशंस करनी होती है। अच्छा यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं करना है, इन सबको ऐड कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, कैपिटल फंड आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम क्लोजिंग की बातें डालते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम क्लोजिंग की बातें डाल देंगे, ये सारी क्लोजिंग की बातें तो हम इसमें डालेंगे ही डालेंगे। जैसे हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5600, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी ये रही 5600। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2500, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2500। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1800, लायबिलिटी है सैलरी आउटस्टैंडिंग 1800। इसके अलावा यहाँ से हमने कुछ बातें छोड़ी थी, ये रही लाइफ मेंबरशिप फीस। आपको मैंने बताया था लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी की तरफ जाती है, कितनी दी गई है 15,000, ये भी दिख देंगे हम, लाइफ मेंबरशिप फीस 15,000। और कैपिटल फंड हमारा पिछला कितना आ रखा था, कैपिटल फंड हमारा पिछला आ रखा था 59,400, 59,400, ये भी हम लिख देंगे कैपिटल फंड 59,400। ठीक है, ये सारी बातें आ गई। अब हम क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और हम भरते जाएंगे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन, अमाउंट हमने छोड़ दिया था सब्सक्रिप्शन की, इसकी कैलकुलेशन सिंपल है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितने दिया हुआ है, ये रहा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन दिया रखा है 80,000, तो यहाँ लिखेंगे रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट का सब्सक्रिप्शन 80,000। हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का एडवांस, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर के एडवांस को हम ऐड कर देंगे और करंट ईयर प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के एडवांस को माइनस कर देंगे। ये अमाउंट कहाँ से आ जाएगी, ये दे रखा है, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का एडवांस 7,000 और 2,500, ये माइनस हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर का एडवांस और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 5600 और 2,000 को तो प्लस कर देंगे, देखिए 5600 और 2,000 प्लस हो गए, और 7,000 और 2,500 माइनस कर देंगे, 7,000 और 2,500 माइनस हो गए, कितना आ गया इनकम एक्सपेंडिचर का 78,100। ये जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आई है ये इनकम एक्सपेंडिचर के सब्सक्रिप्शन साइड में हम डाल देंगे, ये रहा 78,100 सब्सक्रिप्शन का 78,100। अच्छा इसके अलावा और किसकी वर्किंग करनी थी हमें, और हमें वर्किंग करनी थी सब्सक्रिप्शन के अलावा सैलरी की। चलिए तो सैलरी की हम करते हैं कैलकुलेशन फॉर सैलरी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट की तरफ दिया होगा सैलरी, ये रहा स्टाफ सैलरी, कितनी दी गई है
35,400। तो इस 35,400 को भी हम लिख देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 35,400। यहाँ पर हमें दे रखा है आउटस्टैंडिंग, तो क्या करते हैं हम, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग प्लस, हमेशा यही होता है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस और करंट ईयर का प्लस। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो कितना दिया हुआ है 35,400, 35,400 में से 1200 हम माइनस कर देंगे, 1800 प्लस कर देंगे। ये रहा 35,400 में 1800 प्लस 1200 माइनस, कितना आ जाएगा 36,000। ये भी 36,000 सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। देखिए स्टाफ सैलरी 36,000 ये आ गई। और किसकी कैलकुलेशन करनी थी हमें, इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड की करनी थी कैलकुलेशंस। चलिए इंश्योरेंस प्रीपेड की हम कैलकुलेशंस करते हैं। देखिए कैलकुलेशन फॉर इंश्योरेंस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना दे रखा था, इंश्योरेंस प्रीपेड, ये रहा इंश्योरेंस कितना दे रखा था 2,000। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 2,000। अच्छा यहाँ पर मैंने कहा था ना इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड मतलब एडवांस होता है, तो एडवांस में प्रीवियस ईयर के एडवांस को क्या करते हैं हम प्लस और करंट ईयर के एडवांस को माइनस, यही करते हैं ना, ऊपर भी हमने किया था। तो प्रीवियस ईयर के एडवांस को हम क्या कर देंगे प्लस, 400 प्लस कर देंगे, 500 माइनस कर देंगे। देखिए 400 प्लस 500 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1900। ये जो इंश्योरेंस है 1900, इसे भी हम इसमें लिख देंगे। ये हाँ सॉरी, ये पेज जो था पता नहीं कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। इंश्योरेंस भी हमने कितना कर दिया 1900, जो हमारी कैलकुलेशन आई थी वो हमने लिख दिया। अब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे फर्नीचर की, ये रही फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ओपनिंग वैल्यू हमें दे रखा था, ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए दे रखा था ना, फर्नीचर कितना दे रखा था 10,000, ये रहा ओपनिंग वैल्यू फर्नीचर की 10,000 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की 20,000। मैंने एक जगह ही कर दिया है, आप चाहो तो इसे अलग अलग, फर्नीचर की अलग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की अलग कर सकते हो। फर्नीचर 10,000 और हमने कुछ परचेज़ भी किया था फर्नीचर, यहाँ पर ये रहा ना, फर्नीचर परचेज़ कितना किया था 15,000। तो हम क्या करेंगे 10,000 में 15,000 प्लस कर देंगे। अगर ये परचेज़ की कोई डेट दी गई होती तो हम डेट वाइज अलग अलग फिर डेप्रिसिएशन निकालते, क्योंकि इस क्वेश्चन में डेट नहीं दिया तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ दिए, 10,000 में 15,000 जोड़ दिया 25,000। अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे 20% का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 30% का। तो फर्नीचर पे 20%, 25,000 का 20% लगा देंगे हम 5,000, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 का 30% लगा देंगे हम 6,000। डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग वैल्यू आ गई। क्लोजिंग वैल्यू किस में आती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, जिसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे हम, ये रहा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। फर्नीचर 20,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 14,000, यही आया था ना, ध्यान से देखिए, फर्नीचर 20,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 14,000। तो इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कह रहा क्लोजिंग बैलेंस शीट है, इसमें हम डाल देंगे फर्नीचर 20,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 14,000। और जो डेप्रिसिएशन है 5,000 और 6,000, टोटल कितने हो गए 5 और 6 11,000, इसे हम इनकम एक्सपेंडिचर के डेप्रिसिएशन में डालेंगे। फर्नीचर 5,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 6,000, 11,000। अब सारी कैलकुलेशंस होगी, जब सारी कैलकुलेशन हो जाएगी तो इसके क्रेडिट को ऐड कर दो, डेबिट को भी ऐड कर दो, टोटल क्रेडिट से टोटल डेबिट माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा सरप्लस आ जाएगा 38,300। ये जो सरप्लस आएगा इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में अब ऐड कर देना, कैपिटल फंड में क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड कर देना। अब आपका टोटल बैलेंस शीट हमेशा दोनों इक्वल आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, ना समझ में आया हो तो रिवाइंड कर लें पहले, और इसे पॉज करते हुए आप एक एक कैलकुलेशन को ध्यान से वीडियो रिवाइंड कर करके, पॉज कर करके इसे लिखें, बार बार रिवाइंड करें। जितनी बार समझ में नहीं आता आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करें और इसे समझने की कोशिश करें। आज हम एक और नया फॉर्मूला समझते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, कंज्यूमेबल गुड्स मतलब होता है हमने कितना कंज्यूम किया है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में आटा है, आपके घर में आटा 10 किलो पहले से रखा हुआ है, 10 किलो आटा आपके घर में पहले से रखा हुआ है। आप बाज़ार गए और बाज़ार से आप
परचेज करके लेके आते हो, आप बाज़ार से परचेज करके लेके आते हो 5 किलो। आपके घर में 10 किलो आटा पहले से है, आप बाज़ार से परचेज करके लेके आते हो कितना, 5 किलो आटा लेके आते हो। अब आपके पास टोटल कितना आटा हो गया, अब आपके पास टोटल आटा हो गया 15 किलो, 15 केजी आटा अब आपके पास हो गया। अच्छा मान लीजिए कि ये पूरे दिन में था, मतलब जब आप दिन में सुबह आपने आटे का डब्बा देखा तो आपके पास 10 किलो आटा था, आप बाज़ार गए 5 किलो का आटा खरीद के ले आए, आपके पास कितना आटा हो गया, 15 किलो। अब शाम को जब आप अपना डब्बा देख रहे हो, अब शाम को जब आप अपना डब्बा देख रहे हो तो उसमें ना 3 किलो आटा बचा हुआ है। बचा कितना है, ये बचा है आटा, बचा है, मान लीजिए कितना बचा है आटा, 3 किलो आटा बचा है। ध्यान से देखिए, सुबह आपके पास आटा था 10 किलो, आप परचेज करके ले आए 5 किलो, टोटल हो गया 15 किलो। अब शाम को आपने देखा कि आपके पास 3 किलो आटा बचा है। इसका मतलब क्या है, इसका जाहिर सा मतलब यही निकलता है, जाहिर है इसका मतलब क्या निकलता है कि 15 किलो आटा में 3 किलो बच गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 किलो आटा खपत हो गई, 12 किलो आटा यूज़ में आ गया। ये जो 12 किलो आटा यूज़ में आ गया ना, इसी को कहा जाता है कंज्यूमेबल गुड्स, इसी को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स। तो हमने क्या किया, एक तरह से ध्यान से देखिए, ये हमारी ओपनिंग वैल्यू थी, ओपनिंग थी हमारे पास पहले से इतना था, हमने परचेज प्लस कर दिया, हम पर खरीद के ले आए, और जो बचा हुआ था, जो क्लोजिंग थी, इसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कितने आ गई, कंज्यूमेबल गुड्स आ गई। तो हमारा कंज्यूमेबल गुड्स के लिए फॉर्मूला हो गया, आप लिखें कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स क्या फॉर्मूला हो गया, ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग वैल्यू। यहाँ से देखिए फिर से, कंज्यूमेबल गुड्स इक्वल ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग वैल्यू। मतलब कंज्यूमेबल गुड्स कैसे निकालते हैं हम, ओपनिंग वैल्यू जितनी हमें पहले से दी गई है प्लस परचेज जितनी है माइनस क्लोजिंग वैल्यू। यहाँ से देखिएगा, जब आप क्वेश्चन कीजिएगा ना, तो ये ओपनिंग वैल्यू आपके क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया होगा, ये जो परचेज है ये रिसिप्ट पेमेंट में दिया गया होगा, और क्लोजिंग वैल्यू भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया होगा। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग वैल्यू में परचेज प्लस कर देंगे और क्लोजिंग वैल्यू माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, कंज्यूमेबल गुड्स। अच्छा, ये जो कंज्यूमेबल गुड्स आएगा इसे हम कहाँ लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट की तरफ। कहाँ लिखेंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट की तरफ। फिर से ध्यान से सुन ले, कंज्यूमेबल गुड्स कैसे निकालेंगे हम, ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग वैल्यू, और इस कंज्यूमेबल गुड्स को हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट पक्ष में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहाँ दिखाएंगे हम, डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन इतना आसान होता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। कई बार क्वेश्चन क्या करता है, थोड़ा सा घुमा देता है। कई बार क्वेश्चन क्या करेगा, ये जो परचेज है ये डायरेक्ट नहीं देगा, परचेज की जगह क्या दे देगा, परचेज की जगह हमें क्रेडिटर्स के बारे में दे देगा, हमें क्या दे देगा, क्रेडिटर्स। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, पहले तो आपने इसे उतार लो, फॉर्मूला उतार लो, कंज्यूमेबल गुड्स इक्वल ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग वैल्यू। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इस फॉर्मूले को उतार लो। उतार लिया, चलिए हम इसे मिटाते हैं। कई बार क्या होगा ना कि आपको परचेज ना दे करके क्रेडिटर्स दे देगा, तो हम क्रेडिटर्स देगा तो हम पहले, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, परचेज। कैसे निकालेंगे हम परचेज, ध्यान से देखिए, हम परचेज निकालते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर
क्लोजिंग क्रेडिटर एड टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट जितना हमने टोटल पेमेंट किया और क्लोजिंग क्रेडिटर, इन दोनों को ऐड कर देंगे और माइनस ओपनिंग क्रेडिटर, माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। हम क्या करेंगे, परचेस कैसे निकालेंगे हम, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस टोटल पेमेंट माइनस में ओपनिंग क्रेडिटर। लिख लें इस फॉर्मूले को, फिर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। परचेज इक्वल में क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस टोटल पेमेंट माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। ध्यान से सुने, मान लीजिए कि आप कहीं उधार सामान खरीदते हो, आपने पहले से बनिया का उधार है, पहले से उधार है, पहले से आपने 500 रुपये का उधार कर रखा है, ठीक। अब आप जा कर के उसको पेमेंट करते हो 800 रुपये। तो सबसे पहले बनिया क्या करेगा, अपने पेमेंट में से पहले की उधारी माइनस कर लेगा। मतलब जितना पेमेंट है वो अपनी पहले की उधारी अर्थात ओपनिंग क्रेडिटर माइनस हो जाएगी। जितना पेमेंट दिया है इसमें से ओपनिंग क्रेडिटर क्या हो जाएगा, माइनस। 500 रुपये पहले से उधार था, आपने पेमेंट 800 किया, तो सबसे पहले बनिया क्या करेगा, 800 में से अपना पिछला उधारी काट लेगा। 800 में से 500 पिछला उधारी काट लिया, अब 300 बचे। अब आप कहोगे कुछ सामान दे दो, जब वो सामान देगा तो 300 को देगा। हो सकता है आपने कुछ सामान के आइटम बढ़वा दिए, अब टोटल सामान हो गया 400 रुपये का। 300 तो उसके पास पड़े हैं, आपने 800 दिया था, 500 उधारी काट लिया, 300 उसके पास पड़े हैं, लेकिन सामान खरीदा 400 का। इसका मतलब 100 रुपये नया उधारी हो गया, नया उधार, ये नया उधार हो गया। तो नया उधार को ही हम दूसरे शब्दों में क्लोजिंग क्रेडिटर कहते हैं। तो हमने क्या किया, पेमेंट माइनस ओपनिंग क्रेडिटर, पेमेंट माइनस ओपनिंग क्रेडिटर, और उसमें हम ऐड कर देंगे क्या, क्लोजिंग क्रेडिटर। यही किया था ना परचेज में, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस टोटल पेमेंट और माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। समझ में आ गया? चाहो तो इसे उतार लो, वीडियो पॉज करो, इसे उतार लो, उतार लिया। अब अगर हम देखें तो अपना कंज्यूमेबल गुड्स के लिए जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, देखिए कंज्यूमेबल गुड्स का फॉर्मूला तो यही रहेगा, कंज्यूमेबल गुड्स इक्वल ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग वैल्यू। क्या रहा, कंज्यूमेबल गुड्स इक्वल ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग वैल्यू। लेकिन इसमें से ये जो परचेज है, ये परचेज हम निकाल लेंगे सबसे पहले। कैसे निकालेंगे हम, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस जो हमने पेमेंट की हुई है माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। हम क्या करेंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस पेमेंट माइनस ओपनिंग क्रेडिटर, ये कर लेंगे तो हमारा परचेज आ जाएगा। फिर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा कंज्यूमेबल गुड्स आ जाएगा। और कंज्यूमेबल गुड्स कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट पक्ष में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट पक्ष में। ठीक है, चाहो तो इसे एक बार में पूरा उतार लो, वीडियो पॉज करो, इसे उतारो। ठीक है बच्चों, अब जरा हम इसे एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। DK गोयल के बुक का क्वेश्चन नंबर 18, कंज्यूमेबल गुड्स। क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ कैपिटल स्पोर्ट्स क्लब। हमें कैपिटल स्पोर्ट्स क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए क्या डेबिट होगा स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल के अमाउंट को कैलकुलेट कीजिए। टू बी डेबिटेड, जो कि डेबिट होने वाला है, टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
कहाँ डेबिट होने वाला है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किसके? कैपिटल स्पोर्ट्स क्लब के। कब के लिए? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। 2007 मतलब ये हो गया हमारा करंट ईयर, क्लोजिंग भी आप कह सकते हैं इसको। ऑन द बेसिस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। 2006 ओपनिंग हो गई, 2007 हमारी क्लोजिंग हो गई। इस स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग वैल्यू दी गई है हमें, क्लोजिंग वैल्यू दी गई है। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर। अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल भी दे रखा है, कितना है? 19,000। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्योंकि क्रेडिटर्स दिया हुआ है तो परचेज निकालेंगे। परचेज का फॉर्मूला क्या होता है? परचेज इक्वल क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस पेमेंट माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। तो क्लोजिंग क्रेडिटर कितना था हमारा? देखिए 2600 दिया हुआ है ना, क्लोजिंग क्रेडिटर ये रहा 2600, तो क्लोजिंग क्रेडिटर हमारा हो जाएगा 2600। पेमेंट हमारा कितना दिया हुआ है? ये रहा, पेमेंट हमारा दिया हुआ है 19,000, तो हम क्या कर देंगे? 19,000 पेमेंट कर देंगे। और ओपनिंग क्रेडिटर माइनस, ओपनिंग क्रेडिटर कितना दिया है? 2,000, तो ओपनिंग क्रेडिटर 2,000 माइनस 2600 प्लस 19,000 माइनस 2,000, कितना आ गया परचेज? 19,600। अच्छा, परचेज 19,600 आ गया, तो अब हम कंज्यूमेबल गुड्स निकाल लेंगे। हम कंज्यूम्ड स्पोर्ट्स मटेरियल फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू भी दे रखी थी स्पोर्ट्स मटेरियल की, देखिए ओपनिंग वैल्यू कितनी दे रखी है? 7,500, क्लोजिंग 6,400। तो ओपनिंग वैल्यू 7,500, परचेज हमने निकाल लिया 19,600 और क्लोजिंग वैल्यू 6,400, माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 20,700। ये हो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर किधर? डेबिट की तरफ, स्पोर्ट्स मटेरियल के नाम से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। इसे पॉज करें, एक बार लिख लें, उतार लें इस क्वेश्चन के आंसर को। उतार लिया? ठीक। तो आज की क्लास आप लोग को आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी, और इसी से हमारा एनपीओ हमारा ख़त्म हो गया। एनपीओ से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट्स और एक आध क्वेश्चंस हर कॉन्सेप्ट के मैंने आप लोग को समझा दिया। अब बाकी क्वेश्चंस आप लोग का काम है, आप लोग उसे सॉल्व करें। अगर कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप लोग को आगे आने वाले समय में और भी वीडियोस मिल सके। आगे अब हम कल से पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, जो हमारा अगला स्टेप है, अगला चैप्टर है अकाउंट्स का 12th क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।